नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 11 के डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूस चैप्टर के आखिरी पार्ट का अध्ययन करेंगे। और हमने पिछले वीडियो लेक्चर में यहाँ तक अध्ययन कर लिया है। अब हमें यहाँ से अध्ययन करना है। पिछला वीडियो लेक्चर आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि मिनट ऑफ थर्ड, जो मिनट ऑफ थर्ड थे, टट्स फादर और ग्रैंडफादर, वो या तो टट के पिताश्री थे और ग्रैंडफादर या दादाश्री थे। वाज अ पावरफुल फेरो, और वो एक शक्तिशाली फेरो थे। अर्थात टुट के पिता या दादाजी एक शक्तिशाली फेरो थे। हु रूल्ड, जिन्होंने शासन किया फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, लगभग 4 दशकों तक। डिकेड मतलब दशक, तो लगभग 4 दशकों तक शासन किया। एट द हाइट, हाइट मतलब होता है चरम पर, ऑफ द 18th डिस्टिनीज गोल्डन एज। 18 मतलब 18वीं, डिस्टिनीज मतलब 18वें राजवंश जो था इनका, उसका कह रहे हैं। गोल्डन मतलब सुनहरा, एज मतलब युग। तो 18वें राजवंश के सुनहरे युग की चरम सीमा पर लगभग 4 दशकों तक राज किया। ठीक है, तो टट के पिता अथवा दादाजी एक शक्तिशाली फेरो थे जिन्होंने 18वें राजवंश के सुनहरे युग की चरम सीमा पर लगभग 4 दशकों तक शासन किया। ही सन अमेनटॉप 4, और उनका बेटा अमेनटॉप 4 सक्सीड हिम इन एंड इनिटिएटेड वन, मतलब उनका उत्तराधिकारी बना। ठीक है, एंड इनिटिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स। स्ट्रेंजेस्ट मतलब होता है विचित्र, और सबसे विचित्र पीरियड मतलब युग। और उसने जब वो उनका उत्तराधिकारी बना तो उसने सबसे विचित्र युग की शुरुआत की इन द हिस्ट्री, इतिहास में, ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट, प्राचीन मिस्र के इतिहास में उसने सबसे विचित्र युग की शुरुआत की। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अमेनटॉप 4 सक्सीड हिम, अमेनटॉप 4 जो था वो उनका उत्तराधिकारी बना। एंड इनिटिएटेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, और उसने प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे विचित्र युग की शुरुआत की। द न्यू फेरो, ये जो नया फेरो था यानी अमेनटॉप 4, न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एथेन। तो नए फेरो ने प्रमोट मतलब होता है विचार, बढ़ाना, बढ़ावा देना, या फिर आप उन्नत करना भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रमोशन होता है वही चीज़ है। ठीक है, तो प्रमोट होते हैं ना, आप 8वीं कक्षा में हैं तो आप प्रमोट होकर 9वीं कक्षा में जाते हैं, तो वही होता है प्रमोशन। तो द न्यू फेरो प्रमोटेड, इस नए फेरो ने प्रमोट किया या फिर उन्नत किया द वर्शिप, पूजा को, ऑफ एटेन, एटेन की पूजा को। अब एटेन कौन थे? द सन डिस्क। सन डिस्क, डिस्क आपने सुना होगा, सीडी या डीवीडी प्लेयर की जो कैसेट होती है आपने देखा होगा, वो गोलाकार होती है, उसे चक्र बोलते हैं। जैसा कि विष्णु भगवान भी अपने हाथ में सुदर्शन चक्र लेके रहते हैं ना, तो वो डिस्क है। ठीक है, तो सन डिस्क मतलब सूर्य चक्र की पूजा को उसने बढ़ावा दिया। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि द न्यू फेरो, नए फेरो ने एटेन यानी कि सूर्य चक्र की पूजा को बढ़ावा दिया। चेंज हिज नेम टू एटखेटन, उसने अपना नाम बदलकर एंखेटन रख लिया, उसने अपना नाम बदलकर एंखेटन रखा। और सर्वेंट ऑफ एटेन, और अथवा सर्वेंट, सर्वेंट मतलब होता है नौकर, ऑफ एटेन, एटेन का सेवक रखा। ठीक है, उसने अपना नाम बदलकर अकहेटन रखा या फिर एटेन का सेवक रखा। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल मतलब धार्मिक कैपिटल, अपनी राजधानी को, और अपनी धार्मिक राजधानी को फ्रॉम द ओल्ड सिटी, पुराने शहर से, ऑफ थीबस, थीबस के पुराने शहर से, टू द न्यू सिटी, नए शहर ले गया, ऑफ एंखेटन, अंकहेटन के, नोन एज, नाउ एज अमरना, जिसे आज अमरना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि और उसने अपनी धार्मिक राजधानी को थीबस के पुराने शहर से हटाकर अंकहेटन के नए शहर में ले गया, जो कि आज अमरना के नाम से जाना जाता है। He few the shocked the country by attacking Amun,
ही फ्यूदर शॉक्ड, उसने अपने देश को शॉक कर दिया। उसने अपने देश को शॉक करने का मतलब है कि उसने अपने देश पर या फिर अपने देश को थोड़ी सी घबराहट दे दी। शॉक मतलब होता है घबरा जाना, सब लोग घबरा जाते हैं ना, तो वही चीज़ कह रहा है यहाँ पे कि ही फ्यूदर शॉक्ड द कंट्री, उसने अपने देश को घबरा दिया बाय अटैकिंग अम्यून, अम्यून पर हमला करके, अम्यून पर आक्रमण करके उसने अपने देश को घबराहट में डाल दिया। अ मेजर गॉड, अम्यून कौन थे? एक मुख्य देवता थे। स्मैशिंग हिज इमेजेस, उसने अम्यून की इमेजेस को तोड़ डाला। एंड क्लोजिंग इन टेम्पल्स, और उनके मंदिरों को बंद कर दिया। अम्यून कौन थे? एक मुख्य देवता थे। और उसने क्या किया था? स्मैश हिज इमेजेस, इमेज मतलब फोटो, स्मैश मतलब तोड़ना, तो उसने उनकी फोटोज़ को तोड़ डाला। एंड क्लोजिंग द टेम्पल, और उनके टेम्पल यानी उनके मंदिर को बंद कर दिया। थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, आगे लिखा है कि इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, निश्चित रूप से ये बड़ा भयानक समय रहा होगा, ठीक है। बीन अ हॉरिफिक टाइम यानी निश्चित रूप से ये बहुत बहुत भयानक समय रहा होगा। सेड रे जॉनसन, रे जॉनसन ने कहा। अब रे जॉनसन कौन थे? उनके बारे में आगे बताया गया है कि डायरेक्टर थे यानी निर्देशक थे ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर के ये निर्देशक थे। इन लग्जर, जो कि लुक्सोर में है। द साइट ऑफ एंशियंट थीबस, जहाँ पर प्राचीन समय में थीबस हुआ करता था, यानी थीबस के स्थान पर बने लुक्सर में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर के निर्देशक रे जॉनसन ने कहा कि ये बड़ा भयानक समय रहा होगा। बात आपके नहीं समझ में आई? जैसे कि ये एक गांव है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये गांव है, इसका नाम आज है रामनगर। क्या नाम है? रामनगर, ठीक है। और क्या होता है कि लगभग 200 या 300 सालों के बाद इस गांव का नाम बदल कर रख देते हैं पैरट सिटी, पैरट सिटी। तो प्राचीन समय में इस गांव का क्या नाम था? रामनगर। आज इसका नाम क्या है? पैरट सिटी। उसी तरह से प्राचीन समय में ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर है, प्राचीन समय में कहाँ पर था? थीबस में, ठीक है। पहले इस स्थान का नाम थीबस था, लेकिन बाद में 200, 300, 400 सालों के बाद इस स्थान का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? लुक्सर। तो अब ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर है, ये लुक्सर में है और रे जॉनसन इसके डायरेक्टर हैं। और ये लुक्सर को अगर पहले समय की बात की जाए तो पहले इस लुक्सर को एंशियंट थीबस के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो आप इसे ऐसे कहेंगे कि सैड रे जॉनसन ने कहा, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं या फिर निर्देशक हैं इन लुक्सर, जो कि लुक्सर में है। द साइट ऑफ एंशियंट इजिप्ट, प्राचीन समय में यहाँ पर एंशियंट थीबस हुआ करता था, यानी ये थीबस के स्थान पर बना हुआ है, ठीक है। आसान है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर मतलब जैसे आपके विद्यालय का नाम होगा कुछ, जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे यहाँ पे संस्कार भारती माध्यमिक विद्यालय है, तो आपके यहाँ पे भी कुछ नाम होगा विद्यालय का, तो वो एक प्लेस का नाम है जिसकी कोई हिंदी नहीं होती, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, द फैमिली वहाँ परिवार दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, जिसने शताब्दियों तक शासन किया था, वाज कमिंग टू एन एंड, अब वो अंत के नज़दीक आ रहा था। एक बार हिंदी देख लीजिए कि प्राचीन शहर थीबस के स्थान पर लग्सर में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के निर्देशक रे जॉनसन कहते हैं। ये ऊपर वाली लाइन में कोई आपका डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें भी इसने इंग्लिश में ही बताया है, ठीक है। तो द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, वह परिवार जिसने शताब्दियों तक शासन किया था, वाज कमिंग टू एन एंड, अब वह समाप्त हो रहा था। एंड देन, और तब अंकहेटन वेंट अ लिटिल वैकी, और तब अंकहेटन थोड़ा सा वैकी हो गया, सनकी हो गया, ठीक है। आफ्टर अंकहेटन्स डेथ, और अंकहेटन की मृत्यु के पश्चात, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी रूलर, एक रहस्यमयी शासक नेम्ड, जिसका नाम स्मैन खाकरे था, अपीयर्ड, वो आया, ठीक है। तो अंकहेटन्स डेथ, अंकहेटन की मृत्यु के बाद एक रहस्यमयी शासक जिसका नाम
स्मैन खैकर था अपीयर प्रकट हुआ। ब्रीफली मतलब थोड़े समय के लिए उसने शासन किया। एंड एग्जिटेड और गायब हो गया विथ हार्डली अ ट्रेस बिना कोई सबूत छोड़े। ट्रेस मतलब आपने सुना होगा ना कि हम लोग ट्रेस कर रहे हैं कार को, फिल्मों में देखा होगा आपने, जब चोर भागते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम कार को ट्रेस कर रहे हैं, जिस कार से वो लोग भाग रहे हैं। ट्रेस करना मतलब सबूत ढूंढना, ठीक है। तो बिना कोई सबूत छोड़े वो एग्जिटेड गायब हो गया, यानी एक अंकहेटन की मृत्यु के बाद एक रहस्यमयी शासक प्रदर्शित हुआ या उत्पन्न हुआ, या एक रहस्यमयी शासक सामने आया। ब्रीफली एंड एग्जिटेड विथ हार्डली ए ट्रेस, जो कि थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ था और फिर बिना कोई सबूत छोड़े गायब हो गया, ठीक है। एंड देन अ वेरी यंग टूटानखेन टुक द थ्रोन, एंड देन और तब अ वेरी यंग एक बहुत ही ज़्यादा नवयुवक, यानी एक नवयुवक टूटानखान ने टुक द थ्रोन सिंहासन संभाला। किंग टुट एज हिज वाइडली नोन टुडे, और किंग टुट के नाम से वाइडली नोन टुडे आज उसे जाना जाता है, उसे आज राजा टुट के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टूटानखामून, द बॉय किंग इस छोटे या फिर लड़के राजा ने सून जल्द ही चेंज बदल लिया, हिज नेम अपना नाम, टू टूटानखामून रख लिया। इस छोटे राजा ने जल्द ही अपना नाम बदलकर टूटानखामून रख लिया। लिविंग इमेज ऑफ अमून, इसका मतलब टूटानखामून का क्या मतलब है? लिविंग इमेज ऑफ आमून, आमून की जीवित प्रतिमा या फिर आमून की जीवित मूर्ति। एंड ओवरसा अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड डेज, एंड ओवरसा और देखभाल करने लगा या शासन चलाने लगा, अ रेस्टोरेशन मतलब अपना शासन चलाने लगा, ऑफ द ओल्ड वेज पुराने रीति रिवाजों से, और अपना शासन पुराने रीति रिवाजों से चलाने लगा। ही रेंड फॉर अबाउट 9 years, रेन मतलब होता है शासन करना, तो उसने लगभग 9 सालों तक शासन किया। एंड देन ही डाइड अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली मतलब अचानक ही, डाइड वो मर गया, और फिर अचानक ही वो मर गया, ठीक है। तो अगर कुछ भी डाउट है तो एक बार वीडियो को पॉज करके यहाँ से यहाँ तक खुद पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ आज, ठीक है। तो रिगार्डलेस ध्यान ना देते हुए ऑफ हिज फेम, उसकी ख्याति पर ध्यान ना देते हुए, एंड स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेथ मतलब होता है भाग्य, और उसके भाग्य के बारे में बातचीत ना करते हुए या अटकलें ना लगाते हुए, तो उसके भाग्य के बारे में अटकलें ना लगाते हुए और उसकी ख्याति पर ध्यान ना देते हुए, टुट इज वन ममी अमोंग मैनी इन इजिप्ट, तो टुट मैनी इन इजिप्ट, इजिप्ट की बहुत सारी ममीज में से एक बन गया। और टुट इजिप्ट की या मिस्र की बहुत सारी ममीज में से एक बन गया। हाउ मैनी यानी मिस्र में कितनी ममीज हैं, नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, इजिप्ट यानी मिस्र की मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगिन शुरू हुआ था, एंड इन्वेंट्री इन लेट 2003, 2003 के लेट अंत में, 2003 के अंत में इजिप्ट का या मिस्र का मम्मी प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। मम्मी प्रोजेक्ट मतलब मिस्र में कितनी मम्मियाँ दफन हैं उनको गिनने का कार्य, तो उसको कहा गया मम्मी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मम्मी प्रोजेक्ट एक शब्द है जिसका मतलब है मिस्र में दबी मम्मियों को गिनने का और उनके बारे में जानकारियाँ हासिल करने का कार्य, ठीक है। तो इजिप्ट की मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, 2003 के अंत में शुरू हुआ, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, और अब तक 600 से भी ज़्यादा गिनती की जा चुकी है, एंड इज स्टिल काउंटिंग, और अभी भी गिनती जारी है, यानी अब तक हमने लगभग 600 मम्मियाँ बरामद की हैं और अभी भी गिनती जारी है, यानी और ज़्यादा मम्मी होंगी जिनको अभी खोज नहीं पाए हैं। द नेक्स्ट फेज, जो अगला फेज है, जो अगला पड़ाव है, स्कैनिंग, उसमें स्कैन किया जाता है द मम्मी को विथ अ पोर्टेबल सीटी मशीन, एक सीटी मशीन के द्वारा, यानी वही सीटी स्कैन किया जाता है। डोनेटेड जिसे कि दान दिया गया है बाय द नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी, नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा, एंड सीमेंस और सीमेन के द्वारा, नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी और सीमेन के द्वारा जिसे दान किया गया है। इट्स मैन्युफैक्चरर
जो कि इसके निर्माता हैं, जो कि इसके निर्माता हैं। किसके निर्माता हैं? सीटी स्कैन के, यानी सीटी मशीन के निर्माता कौन है? नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी एंड सीमेन। ठीक है, सीमेन एक अलग शब्द है, सोसाइटी मतलब नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी ये अलग शब्द है। ठीक है, तो नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी एंड सीमेन। ठीक है, तो कहते हैं कि द नेक्स्ट फेज, जो अगला पड़ाव होता है स्कैनिंग द ममीज विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन, उसमें हम मम्मी को सीटी स्कैन करते हैं। ठीक है, आसान शब्दों में बता रहा हूँ। ठीक है, अब जो सीटी स्कैन करने वाली मशीन है उसके बारे में बताते हैं कि ये मशीन जो है ना, ये डोनेट की गई है, वास्तव में इसे दान किया गया है बाय द नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी एंड सीमेन, यानी नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और सीमेन के द्वारा ये मशीन हमें दान की गई है। इट्स मैन्युफैक्चरर, जो कि इसके निर्माता हैं। जैसे आपने ये पेन बनाई तो आपने ये पेन उठाकर अपने दोस्त को दान कर दी। ठीक है, तो वो दोस्त बोलेगा ना कि इस पेन को मेरे दोस्त ने बनाया और उसने मुझे दान कर दिया। उसी तरह से नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी एंड सीमेन ने सिटी मशीन को बनाया और उसे दान कर दिया, इसलिए कहा गया इट्स मैन्युफैक्चरर, यानी इसके निर्माता कौन है? सिटी मशीन के नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेन। ठीक है, किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड। किंग टूट, जो राजा टूट था, इज वन ऑफ द फर्स्ट ममी, वो पहली मम्मी था, टू बी स्कैन, जिसे स्कैन किया जा रहा था, यानी सिटी स्कैन जिस मम्मी का किया जा रहा था वो पहली मम्मी कौन था? किंग टूट, यानी उस मशीन में पहली बार कोई ऐसी मम्मी थी जिसे सिटी स्कैन किया जा रहा था और वो मम्मी किंग टूट की थी। किंग टूट, राजा टूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मी, वो पहली मम्मी था टू बी स्कैन जिसे सिटी स्कैन किया जा रहा था। इन डेथ, मृत्यु के बाद, एज इन लाइफ, मतलब कह रहे हैं कि इन डेथ, मृत्यु में, एज इन लाइफ, और उसके जीवन में, मूविंग रिगार्डली अहेड, वो आगे बढ़ा था, ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपने देश के लोगों से, यानी कह रहा है कि जब वो जीवित था तब भी और अपने मरने के बाद भी, मूविंग रिगार्डली, वो आगे बढ़ा है, अहेड मतलब वो राजसी ढंग से आगे बढ़ा है, ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों की अपेक्षा, अपने देशवासियों की तुलना में वो अपने जीवन में भी और मृत्यु में भी राजसी ढंग से आगे बढ़ा है, मतलब उसे बहुत राजसी ढंग से दफनाया गया था। और भाई राजा है तो जाहिर सी बात है कि उसका जीवन हम लोगों से तो कई गुना ज़्यादा अच्छा रहा होगा, तो वही कह रहे हैं। ठीक है, अ सिटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टो, एक सिटी मशीन ममी को हेड टू टो, सर से लेकर पैर तक स्कैन करती है। ठीक है, तो सिटी मशीन ममी को सिर से लेकर पैर तक स्कैन करती है, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस, और लगभग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस बनाती है। इन क्रॉस सेक्शन में, यानी क्रॉस भाग में, एक के बाद एक इस तरह से। तो क्रॉस सेक्शन में एक सिटी स्कैनर मम्मी को सर से पैर तक स्कैन करता है और क्रॉस सेक्शन में लगभग 1700 एक्सरे इमेजेस बनाता है। टूट्स हेड, और टूट का जो सर था, स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस, 0.62 मिलीमीटर के टुकड़ों में स्कैन हुआ था, यानी बहुत बारीकी से उसे स्कैन किया गया था। यानी टूट के सिर को 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस के टुकड़ों में स्कैन किया गया था। रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स, यानी उसकी जटिल संरचना को जानने के लिए टूट के सर को 0.62 मिलीमीटर के टुकड़ों में स्कैन किया गया था। टेक्स ऑन ईरी डिटेल, ताकि सारी डिटेल मिल सके इन द रिजल्टिंग इमेज, और जो रिजल्ट इमेज आई उसमें सारी डिटेल थी। यानी स्कैन करने के बाद इन्हें जो इमेज मिली उसमें सारी डिटेल्स थी, सारी जानकारी थी जो ये जानना चाहते थे। नहीं समझ में आया, फिर से। टूट सेट स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लैश टू रजिस्टर्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। इंट्रिकेट स्ट्रक्चर मतलब उसकी जो जटिल स्ट्रक्चर, मतलब संरचना। तो उसकी जो जटिल संरचना थी उसको जानने के लिए टूट के सर को
0.62 मिलीमीटर के टुकड़ों में स्कैन किया गया। टेक्स ऑन इरीज डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, और स्कैन करने के बाद जो इमेज प्राप्त हुई, रिजल्ट आया, जैसे एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है उसी तरह से स्कैन के बाद जो रिजल्ट की इमेज आई, इरेज डिटेल, उसमें सारी डिटेल्स थी, और स्कैन के बाद जो हमें इमेजेस मिली उसमें सारी डिटेल थी। विथ टूट्स इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, अ team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to prove the secrets that the winged goddess of a gilded boreal shrine protected for so long। बहुत बड़ा सेंटेंस है, ध्यान से समझिए, तोड़ तोड़ के समझाऊंगा। तो देखिए, विथ टच इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, हम यहाँ पे इसको छोटा करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जब हमने टूट के शरीर को या फिर शरीर की संरचना का सारा चित्रण कर लिया, या फिर हमने तट के पूरे शरीर का जब हमने चित्र तैयार कर लिया, विथ टुट्स इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, जब हमने टुट के पूरे शरीर का चित्र तैयार कर लिया, तो एक टीम आई ऑफ स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञों की एक टीम आई, इन रेडियोलॉजी, जिसमें कि रेडियोलॉजी के विशेषज्ञ थे, फॉरेंसिक के विशेषज्ञ थे, एंड एनाटॉमी के विशेषज्ञ थे, ठीक है। एनाटॉमी मतलब शरीर की रचना के विशेषज्ञ होते हैं, यानी शरीर की रचना किस तरह से होती है। फॉरेंसिक, आपने CID एक सीरियल आता था, उसमें डॉक्टर सालुंके थे, वो फॉरेंसिक होते थे ना, यानी डेथ कैसे हुई, ये सारी चीज़ें खोजबीन करके पता लगाते हैं। रेडियोलॉजी एक तरह से ये बॉडी कितनी पुरानी है वगैरह वगैरह की ज़्यादा जानकारी होती है, वो सब आप इसे चाहें तो गूगल कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से आप जान जाएंगे। मैं चैप्टर से भटकना नहीं चाहता, इसलिए मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ठीक है। तो आप इसे आसान शब्दों में कहिए कि उसमें रेडियोलॉजी के विशेषज्ञ थे, फॉरेंसिक के विशेषज्ञ थे, एंड एनाटॉमी और एनाटॉमी के विशेषज्ञ थे। बिगन टू प्रूव द सीक्रेट्स, उन लोगों ने सीक्रेट्स, रहस्यों का पता लगाना शुरू किया, उन लोगों ने रहस्यों का पता लगाना शुरू किया। यानी जब हमने टूट के शरीर का चित्रण बना लिया, तो अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट, तो विशेषज्ञों की एक टीम आगे आई, जिसमें रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक और एनाटॉमी के विशेषज्ञ थे। बिगिन टू प्रूव द सीक्रेट्स, उन्होंने रहस्यों का पता लगाना शुरू किया, यानी वो रहस्य जो दबे पड़े थे यहाँ पर, कि इसकी मृत्यु कैसे हुई, इसके साथ क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें। दैट द विंग्ड गॉडेस, जिसकी पंखों वाली देवियाँ ऑफ गिल्ड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, आप इसे ऐसे कहिए कि प्रोटेक्शन मतलब होता है सुरक्षा करना, फॉर सो लॉन्ग इतने लंबे समय तक, जिसकी इतने लंबे समय तक पंखों वाली देवियाँ सुरक्षा कर रही थी या फिर रक्षा कर रही थी, ठीक है। यानी यहाँ पे सीधा इतना है कि टुट का जो शरीर था उसे दफनाया गया था, और उसके आसपास पंखों वाली देवियों की मूर्तियाँ थी, और वो सब सोने की थी, ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं। तो आप इसे ऐसे कहेंगे कि पंखों वाली देवियाँ, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि सुनहरे पंखों वाली देवियाँ, क्योंकि वो सारी सोने की थी। तो सुनहरे पंखों वाली देवियाँ जिसकी इतने लंबे समय से रक्षा कर रही थी, ठीक है। द नाइट ऑफ द स्कैन, स्कैन वाली रात, जब उसकी बॉडी को स्कैन किया जा रहा था, तो वर्कमैन कैरी टूट, तो काम करने वाले श्रमिकों ने कैरी टूट को ले आए फ्रॉम द टॉम्ब से इन हीज बॉक्स, यानी टॉम्ब से एक संदूक में मकबरे से उठा लाए। यानी कह रहे हैं कि स्कैन वाली रात श्रमिक टूट को फ्रॉम द टॉम्ब, उसके मकबरे से, इन हीज बॉक्स, एक बक्से में उठा लाए। यानी कहने का मतलब है कि स्कैन वाली रात श्रमिक टूट को एक संदूक में मकबरे से उठा लाए। लाइक पाल बीरर्स मतलब अर्थी उठाने वाले लोगों की तरह। दे क्लाइम्ड अ रैंप, उन्होंने एक ढलान पार की। एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ी। इनटू द स्विर्लिंग सैंड आउटसाइड, और स्विर्लिंग सैंड रेत के भंवरों में उड़ते हुए बाहर आ गए। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि थोड़ा सा लंबा हो गया, आप इसे ऐसा समझिए कि लाइक पाल बीरर मतलब अर्थी उठाने वाले, तो अर्थी उठाने वाले लोगों की तरह। दे क्लाइम्ड अ रैंप, उन्होंने एक ढलान को पार किया। एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ी। इनटू द स्विर्लिंग सैंड आउटसाइड, और बाहर आ गए जहाँ पर रेत के बवंडर उड़ रहे थे, ठीक है, और बाहर आ गए जहाँ पर रेत के बवंडर उड़ रहे थे। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट,
और फिर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में सवार होकर इनटू द ट्रेलर, वो उस ट्रेलर में गए दैट हेल्ड द स्कैनर, जिसमें स्कैनर रखा था। 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट के बाद, 2 men इमर्ज्ड, 2 लोग भागते हुए स्प्रिंटेड, दौड़ कर फॉर एन ऑफिस नियर बाई, वो पास के ऑफिस में गए। यानी लगभग 20 है, यानी लगभग 20 मिनट बाद 2 आदमी भागते हुए बाहर आए और दौड़कर पास के ऑफिस में गए एंड रिटर्न विथ अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, एंड रिटर्न, और वापस लौटे विथ अ पेयर, पेयर मतलब जोड़ी, एक जोड़ी वाइट मतलब वाइट प्लास्टिक मतलब सफ़ेद प्लास्टिक के पंखों के साथ। यानी आप प्लास्टिक के पंखे कह सकते हैं, तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि और फिर वो एक जोड़ी प्लास्टिक के पंखों के साथ वापस लौटे। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत डाउन है इसलिए दिक्कत हो रही है, बट ठीक है, कोई नहीं, चलते आगे। द $1 million स्कैनर, $1 million यानी $1 million का जो स्कैनर था, हैड क्वाइट, बिकॉज वो बंद हो गया था, बिकॉज क्योंकि सैंड इन अ कूलर फैन, उसको ठंडा करने वाले पंखों में सैंड, रेत घुस गई थी। मिलियन मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, द $1 million स्कैनर हैड क्वाइट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। तो $1 million का स्कैनर बंद हो गया था क्योंकि उसको ठंडा करने वाले पंखों में रेत घुस गई थी। कर्स ऑफ फैरो, फैरो का श्राप। जोग्ड अ गार्ड नर्वसली, एक गार्ड ने नर्वसली घबराते हुए मजाक किया कि ये फैरो का श्राप है। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीड्यूर, ये प्रोसीजर पूरा होने तक, ये काम पूरा होने तक, इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस, बदले में इस्तेमाल किए गए पंखों ने वर्क वेल, अच्छा काम किया। यानी काम पूरा होने तक बदले में कार्य करने वाले पंखों ने ठीक तरह से काम किया, यानी वो जो 2 पंखे बाद में ले गए थे वो फिर बंद नहीं हुए। टू फिनिश द प्रोसीजर, यानी काम को पूरा करने तक बदले में प्रयोग किए गए पंखों ने ठीक ढंग से काम किया। ठीक है, आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैज बीन लॉस्ट, आफ्टर चेकिंग यह देखकर दैट नो डाटा हैज़ बीन लॉस्ट, कि कोई भी डाटा गुम नहीं हुआ है, यानी ये देखकर कि हमने सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। द टेक्नीशियंस टर्न्ड ओवर टू द वर्कमैन, तो कार्य करने वाले टेक्नीशियंस ने टूट को सौंप दिया ओवर टू द वर्कमैन, श्रमिकों को। कार्य करने वाले टेक्नीशियन ने टूट को श्रमिकों को फिर से सौंप दिया। हु, जिन्होंने कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम, जो कि उसे वापस उसके टॉम, उसके मकबरे में ले गए, यानी वो श्रमिक लोग वापस उसे उसके मकबरे में ले गए। लेस दैन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन, तो अपनी कॉफिन से, अपने ताबूत से रिमूव्ड, निकाले जाने के 3 घंटों बाद, यानी लगभग 3 घंटे लग गए थे उन लोगों को सारा प्रोसेस करने में। तो अपने ताबूत से लगभग 3 घंटों तक निकाले जाने के बाद द फैरो, वह फैरो अगेन रेस्टेड, फिर से आराम कर रहा था, इन पीस मतलब लेटा हुआ था, फिर से आराम कर रहा था। वेयर द फनरी प्रीस्ट, जहाँ पर दफन करने वाले पुजारियों ने हैड लेड हिम, उसे लिटाया था। सो लॉन्ग अगो, बहुत साल पहले, जहाँ पर दफन करने वाले पुजारियों ने बहुत साल पहले उसे लिटाया था, यानी वो श्रमिक उठाकर उसको ले गए और फिर से उसे उसकी कब्र में लिटा दिया जैसे उसे लिटाया गया था। ठीक है, तो बैक इन द ट्रेलर में वापस आकर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टूट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, तो एक टेक्नीशियन ने टूट की बहुत सारी, एस्टोनिशिंग मतलब होता है आश्चर्यजनक, इमेजेस मतलब फोटोज, तो बहुत सारी आश्चर्यजनक तस्वीरें ली ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो ट्रेलर में वापस आकर एक टेक्नीशियन ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर टूट के बहुत सारे आश्चर्यजनक चित्र लिए। अ ग्रे हेड टुक शेप, एक ग्रे हेड बन गया, एक ग्रे मतलब ग्रे कलर का या धुंधला सर बन गया। फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सेल्स के बिखरने से,
पिक्सल्स के बिखरने से एक धुंधला सिर बन गया एंड द टेक्नीशियन, और टेक्नीशियन ने स्पून एंड टाइटल्ड इट, और टेक्नीशियन ने इसे घुमाया इन एवरी डायरेक्शन, प्रत्येक डायरेक्शन में, और टेक्नीशियन ने इसे हर दिशा में घुमाया। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि ऐसे धीरे धीरे करके शेप बनता जाता है, या फिर अगर आपने नहीं देखा है तो आप बस ऐसे ही समझ लीजिए कि पिक्सल के बिखरने से एक धुंधला शर सामने आया जिसको टेक्नीशियन ने प्रत्येक दिशा में घुमाया। ठीक है। नेक वर्बिटी appeared as clearly as in an anatomy class। थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा इसलिए आसान शब्दों में समझिए कि नेक वर्टिब्री जो थी उसकी, यानी उसकी जो गर्दन की कशेरुका हड्डी थी, appeared as clearly as in anatomy class। इसको मैं साइलेंट करूं तो आप ऐसे कहिए कि उसकी गर्दन की कशेरुका हड्डी appeared as clearly, बहुत ज़्यादा साफ दिखाई दे रही थी। ठीक है, और ज़्यादा लंबा नहीं खींचने से, इतना ही कहना है आपको। ठीक है, कि उसकी गर्दन की जो कशेरुका हड्डी थी वो साफ दिखाई दे रही थी। अदर इमेजेस, और जो दूसरी इमेजेस थी, रिवील्ड अ हैंड, उसमें उसके हाथ थे। सेवरल व्यूज़, बहुत सारे व्यूज़ थे। ऑफ द रिब केज, उसकी रिब केज के, यानी उसकी पसलियों के, उसके पसली पिंजर के बहुत सारे इमेजेस थे। एंड ट्रांसेक्शंस ऑफ द स्कूल, और स्कूल मतलब उसकी खोपड़ी जो थी ना, उसका ट्रांसेशन था, उसकी अनुप्रस्थ काट थी। ठीक है, तो अदर इमेजेस रिवील्ड हैंड, दूसरी इमेजों में उसका हाथ था। सेवरल व्यूज ऑफ रिब केज, उसकी जो पसली पिंजर थे उनके बहुत सारे इमेजेस थे। एंड ट्रांसेशन ऑफ द स्कूल, और उसकी खोपड़ी की एक अनुप्रस्थ काट थी, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि उसकी खोपड़ी की फ़ोटो थी। ठीक है, बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, लेकिन अब द प्रेशर वाज ऑफ, अब जो था ना वो प्रेशर यानी जो तनाव था वो समाप्त हो चुका था, यानी काम करने का जो तनाव था वो अब समाप्त हो चुका था। यहाँ से यहाँ तक शायद आपको ना समझ में आया हो, एक बार मैं फिर से पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए, बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टूट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। ध्यान से समझ लीजिए कि ट्रेलर में वापस आकर एक टेक्नीशियन ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर टट के बहुत सारे आश्चर्यजनक चित्र लिए। अ ग्रे हेड, एक ग्रे कलर का हेड टुक शेप, प्रदर्शित हुआ, या फिर एक धुंधला सर प्रदर्शित हुआ फ्रॉम स्कैटरिंग पिक्सल्स के बिखरने से। एंड द टेक्नीशियन स्पून द टाइटल इन एवरी डायरेक्शन, और टेक्नीशियन ने इसे हर दिशा में घुमाया, यानी हर दिशा से उसको घुमा घुमा कर देखा कि भाई ये ठीक है या नहीं है। ठीक है, नेक वेबरी अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एनाटॉमी क्लास, यानी उसकी जो गर्दन की कशेरुका थी वो बहुत साफ दिखाई दे रही थी फोटो में। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, जो दूसरी इमेजेस थी, यानी उसने बहुत सारी फोटोज़ ली थी ना, तो कहते हैं जो दूसरी इमेजेस थी उसमें उसका हाथ था। सेवरल व्यूज़ ऑफ रिब केज, उसके अस्थि पंजर के या पसली पंजर के बहुत सारे व्यूज़ थे, बहुत सारी फ़ोटोज़ थी। एंड ट्रांसलेशन ऑफ द स्कूल, और उसकी खोपड़ी की फ़ोटो थी। आसान कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कुछ छोड़ देता हूँ ताकि आपके लिए आसान रहे। ठीक है, कहाँ गया हमारा, अदर इमेजेस हो गया, एंडरसन हो गया, बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, और इस समय क्या था, तनाव समाप्त हो चुका था। सिटिंग बैट इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए जाहिर हवास स्माइल्ड, जाहिर हवास मुस्कुराए, अपनी कुर्सी पर बैठकर जाहिर हवास मुस्कुराए। विजिबली रिवील्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, और उनको देखकर विजिबली रिलीव्ड, ये मतलब देखकर ऐसा लग रहा था दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली, कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है, रॉन्ग मतलब कुछ भी गलत नहीं हुआ है। उनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, मैं लास्ट नाइट यानी पिछली रात सो नहीं पाया था। नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी, मैं पिछली रात एक सेकेंड भी नहीं सो सका था। ही सैड, उन्होंने कहा, किसने कहा, जाहिर हवास ने। आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो टू स्लीप, बट नाउ, लेकिन अब, आई थिंक मुझे लगता है, आई विल गो टू स्लीप, गो एंड स्लीप, कि मैं जाकर सो सकता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं जाकर सो सकता हूँ। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, जब हमने ट्रेलर को छोड़ा या फिर हम ट्रेलर से बाहर आए, डिसेंडिंग मतलब नीचे उतरना, मेटल मतलब लोहे की या धातु की, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से। अब गाड़ी में जो सीढ़ियाँ होंगी वो धातु की ही होंगी भाई, तो धातु की सीढ़ियों से नीचे उतरकर
टू द सैंडी ग्राउंड, रेतीले ग्राउंड पर, रेतीली ज़मीन पर या रेतीले मैदान पर जब हम बाहर आए। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, जब हम ट्रेलर से बाहर निकलकर धातु की सीढ़ियों से नीचे उतरकर रेतीले मैदान में बाहर आए, द वाइंड हैड स्टॉप्ड, हवा रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल, जो हवा थी यानी सर्दी की हवा थी, कोल्ड वो ठंडी थी, एंड स्टिल और शांत थी, लाइक डेथ इटसेल्फ, मृत्यु के समान। इन द वैली ऑफ डिपार्टेड, यानी मृतकों की वैली, वादी में, मृतकों की या मुर्दों की वादी में मृत्यु की तरह जो सर्दी की हवा थी वो शांत थी और ठंडी थी। जस्ट अबव द एंट्रेंस, ठीक प्रवेश द्वार पर, टू टट टॉम, टुट के मकबरे के प्रवेश द्वार पर, स्टूड ओरियन, ओरियन खड़ा था। यानी टट का जो मकबरा था उसका प्रवेश द्वार, जैसे हमारा घर होता है तो उसमें दरवाज़ा होता है जिससे हम अंदर प्रवेश करते हैं, उसी तरह से टट के मकबरे में अंदर जाने का जो दरवाज़ा था उसके दरवाजे पर, उसके एंट्रेंस पर स्टूड ओरियन, ओरियन खड़ा था। ओरियन कौन था? द कंसोलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस, ये कंसोलेशन था जिसे द एंशिएंट इजिप्शियन, जिसे प्राचीन इजिप्ट के लोग यानी प्राचीन इजिप्ट के निवासी न्यू जानते थे, एज द सोल ऑफ ओसिरिस, जिसे ओसिरिस की आत्मा के रूप में जानते थे, जिसे प्राचीन मिस्र के निवासी ओसिरिस की आत्मा के नाम से जानते थे। आप इसे ऐसे ही कहेंगे, ठीक है, कि जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टट टॉम स्टूड ओरियन, तट के मकबरे के प्रवेश द्वार पर ओरियन खड़ा था, जिसको प्राचीन मिस्रवासी ओसिरिस की आत्मा के नाम से जानते थे। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, जो कि मृत्यु के बाद का देवता है, यानी अगले जीवन का देवता है। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, और वो वॉचिंग, निगरानी कर रहा था या ध्यान रख रहा था, ओवर द बॉय किंग, जो वह बालक राजा था ना, वो उसकी निगरानी कर रहा था। यह है ना कि वह बालक राजा पर निगरानी रखे हुए था, ठीक है। तो ये ना समझ में आया होगा तो आप इसको नीचे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे है हमारा कि ओरियन खड़ा था, यानी मृत्यु के समान, ये टुट के मकबरे के प्रवेश द्वार पर, यानी इसका मतलब है कि जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टॉम स्टूड ओरियन, द्वार पर तारामंडल ओरियन खड़ा था। आप इसे कॉन्स्टेलेशन को साइलेंट करेंगे, आप कहेंगे ओरियन खड़ा था। दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस, जिसे प्राचीन मिस्रवासी ओसिरिस की आत्मा मानते थे। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, ओसिरिस जो अगले जीवन का देवता है। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, वह बालक राजा पर निगरानी रखे हुए था। बहुत ज़्यादा आसान है, इसलिए मैंने ज़्यादा खींच के नहीं पढ़ाया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया है। अगले वीडियो लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस भी बहुत जल्द आने वाली हैं, तो तैयार रहिए। आज आपका चैप्टर खत्म हो गया। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।